ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल व कैबिनेट की क्या महत्व है, वह कैसे बनता है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो भाग होता है वह जो ब्रिटेन में है वह संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका दो रूपों में काम करती है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है, एक अनौपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक जो प्रधान होता है वह सम्राट होता है। अनौपचारिक जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के माध्यम से शासन व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होने वाले नीति नियम और कानून की व्यवस्था को संचालित करने के लिए अनौपचारिक रूप से सभी कार्य ब्रिटिश सम्राट के नाम से संपादित किए जाते हैं। अनौपचारिक, लेकिन क्या वो वास्तव में प्रमुख होता है? क्या सारे के सारे निर्णय लेने में सक्षम है? नहीं। सभी निर्णय एक प्रकार से ब्रिटिश व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। केवल सम्राट अनौपचारिक रूप से उन पे हस्ताक्षर करते हैं, अनौपचारिक रूप से उनको स्वीकार करते हैं। तो सैद्धांतिक दृष्टि से तो संसदीय कार्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रधान जो होते हैं वो सम्राट को माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधान की जो व्यवस्था है, कार्यपालिका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के साथ में क्या स्थिति होती है प्रधानमंत्री की, और उसमें मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की जो क्या व्यवस्था है। हमने देखा था जो कैबिनेट की व्यवस्था बनी वो ब्रिटिश व्यवस्था में किस तरह से कोबाल एक समिति, छोटी समिति होती थी जो निर्णय निर्माण का कार्य करती थी, और निर्णय निर्माण के कार्य करते करते वो जो परामर्श का काम करती थी, सम्राट को, राजा को परामर्श देने का काम करते थे, वो कोबाल होती थी। और धीरे धीरे एक परंपरा बनी और वही कोबाल आगे चल के क्या बना, कैबिनेट बना। कैबिनेट एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल के रूप में जो उच्च मंत्रिमंडल होता है वह एक सहयोग के रूप में प्रधानमंत्री को परामर्श देता है, और इनके परामर्श, ये सारे के सारे परामर्श इसके बाद सम्राट को देते हैं और किसी भी माध्यम से वो नीति नियम और कानून को निर्माण करते हैं। तो ब्रिटिश जो व्यवस्था है उसमें अनौपचारिक और औपचारिक प्रधान के रूप में हम देखते हैं कि अनौपचारिक रूप से सम्राट होता है, औपचारिक रूप से प्रधान वो प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है। तो संसदीय व्यवस्था की ये एक विशेषता है। तो क्या मंत्रिमंडल का क्या महत्व है? ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का क्या महत्व है? रैमजे में और मौजो कहते हैं कि जो मंत्रिमंडल है वो एक प्रकार से क्या है, कैबिनेट कैबिनेट जो बनता है वो राज्य में एक प्रकार से जहाज के परिचालक की तरह होता है। रावेल महोदय कहते हैं कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट है वो राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। अर्थात क्या करता है ये मंत्रिमंडल, क्या करता है, एक हाइफन है, अर्थात जो जोड़ने का काम करना है। एक किसको जोड़ता है ये? एक संसदीय शासन व्यवस्था में सम्राट और जो शासन व्यवस्था होती है उसके बीच में एक जुड़ाव है। कैबिनेट जो बनता है ये मुख्य रूप से आधार है संसदीय शासन व्यवस्था का। इसके माध्यम से ब्रिटिश व्यवस्था में कैसे शासन व्यवस्था संचालित की जाती है, मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, मंत्रिमंडल क्या अधिनायक बन जाता है, क्या मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं बनता है, ब्रिटिश सम्राट और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों का निर्धारण कैसे होता है, इनके वेतन भत्ते, इनके कितना इनको पैसा मिलता है, कितना प्रधानमंत्री और इनके वेतन में कितना अंतर होता है, मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए कार्यों में कैसे कैसे उनको क्रियान्वित किया जाता है, ये सभी के सभी कैबिनेट और मंत्रिमंडल में हम अध्ययन करें। प्रथम कि मंत्रिमंडल का गठन कैसे किया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था में एक राजनीतिक सजातीयता, राजनीतिक सजातीयता का मतलब ये हुआ, राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है। राजनीतिक सजातीयता का अर्थ है राजनीति में किसी एक ही राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति अपने राज्य के, अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब उनका बहुमत होता है तो लोक सदन और उच्च सदन, जिसे लॉर्ड सभा कहा जाता है, तो लोक सदन में जो बहुमत होता है
तो बहुमत दल का अर्थ यह हुआ कि राजनीतिक सजातीयता के रूप में वो एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हैं, और उन राजनीतिक दल के सदस्यों में जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है वो बहुमत दल का अध्यक्ष या बहुमत दल का प्रधान जो होता है, जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, वो प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किया जाता है। कैसे? उसको सम्राट है, सम्राट के माध्यम से बहुमत दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उसे बहुमत साबित करना होता है, और बहुमत साबित होने के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद मंत्रिमंडल की गठन किया जाता है। किसके परामर्श पे? प्रधानमंत्री के परामर्श पे मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है कि ये इस तरह से मंत्री होंगे, ये हमारी व्यवस्था के अंतर्गत इस राजनीतिक दल के ये व्यक्ति हैं, ये कार्य करेंगे मंत्री के रूप में। बात आती है कि क्या सम्राट है वो अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन तथा प्रधानमंत्री का कार्य संपूर्ण कर सकता है? क्या मंत्रिमंडल में बहुमत दल का महत्व है या नहीं है? जरूर। किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में सम्राट के द्वारा उसी राजनीतिक दल को प्रधानमंत्री के रूप में तथा उसे सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाता है, और सरकार को बनाते, निर्माण करते हैं और अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। लेकिन यदि उत्तराधिकार से संबंधित विवाद हो, यदि विश्वास मत प्राप्त नहीं हो, यदि दोनों राजनीतिक दलों को समान मत प्राप्त हो, ऐसी स्थिति में सम्राट का विवेक है वो महत्वपूर्ण कार्य करता है, और अपने विवेक के माध्यम से निर्णय लेता है सम्राट कि किस राजनीतिक दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में बुलाया जाए तथा बहुमत सिद्ध करने की बात की जाए। तो राजनीतिक सजातीयता के रूप में हम कह सकते हैं कि जिस भी राजनीतिक दल का बहुमत होता है लोक सदन में, वो राजनीतिक दल है वो अपनी बहुमत साबित करता है, विश्वास और बहुमत दिखा के सम्राट के द्वारा उस राजनीतिक दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री के परामर्श में मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। यह मंत्रिमंडल की नियुक्ति हुई। क्या मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात क्या ऐसा मैंने बताया यदि उत्तराधिकार के संबंध में ऐसा हुआ या कोई किसी तरह का विवाद हुआ कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो, ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकार, ऐसी स्थिति में बड़े राजनीतिक दल को सम्राट के द्वारा ऐसा किया जाता है कि वो आए, सरकार बनाए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। उस समय सम्राट को देखना होता है कि किस राजनीतिक दल के माध्यम से सरकार का निर्माण होगा और कौन सा राजनीतिक दल है वो स्थायी रूप से कार्य कर सकता है। अर्थात सम्राट की विवेकाधीन जो शक्ति है, उसको विवेक जो काम करता है उस समय कि उन्हें क्या करना चाहिए, वही महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में यदि राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त है, ऐसी स्थिति में सम्राट को बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति देनी होगी, और उसके बाद प्रधानमंत्री अपने परामर्श के माध्यम से मंत्रिमंडल का गठन करेगा और उस गठन के रूप में वो सरकार के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन यदि बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें एक विवेक सम्राट को प्राप्त होता है। अब उस समय सम्राट को लगना चाहिए कि अमुक राजनीतिक दल का यह व्यक्ति, अमुक राजनीतिक दल है वो सरकार बना सकता है और स्थायित्व प्रदान कर सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ मामलों में विवेक प्राप्त है सम्राट को, बाकी अधिकांशतः बहुमत दल के व्यक्ति को ही सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाता है और सरकार का गठन किया जाता है। अतः मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्री अपने ही राजनीतिक दल के व्यक्तियों में से उनमें से गठन किया जाता है। ठीक है, ये हुई मंत्रिपरिषद के गठन की बात। अब इनमें क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है? देखिए, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के रूप में अंतर होता है। मंत्रिपरिषद में जो व्यक्ति आते हैं, एक प्रकार से राजनीतिक दल के अंदर संसदीय सचिव जिन्हें कहें, उप मंत्री कहें, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इस तरह से अलग अलग उनको विभाजित किया जाता है और जो सभी लोग हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। लेकिन जो अपने विभाग के प्रधान होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, अर्थात उन्हें कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है, तो उनके वेतन भत्ते उन सब में अंतर होता है। अपने विभाग का प्रधान होने का अर्थ है उससे संबंधित सभी निर्णय विभाग के प्रधान को लेने होते हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री हैं वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री क्या हुआ, मंत्रियों में प्रमुख हुआ, प्रधान हुए। लेकिन बाकी मंत्री भी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो प्रधानों में समकक्ष हैं, लेकिन समकक्षों में जो प्रथम है वो प्रधानमंत्री होता है। समझ में आया? अर्थात प्रधानमंत्री के साथ में कैबिनेट मंत्री है, अर्थात प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है, लेकिन उन सभी मंत्रियों में, कैबिनेट मंत्रियों में प्रधान है, इसलिए प्रधानमंत्री हुए तो समकक्षों में प्रथम हुए, अर्थात अपने बराबर के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनमें प्रथम जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री है, बाकी हैं वो सब कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री के नीचे के जो लोग हैं, जिसे राज्य मंत्री कहें, उप मंत्री कहें,
संसदीय सचिव कहें, इस तरह की जो लोगों की नियुक्ति की जाती है वो सभी के सभी लोग मंत्री परिषद में शामिल होते हैं तथा प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्री हैं वो एक प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। इनके वेतन भत्तों में अंतर होता है। जैसे प्रधानमंत्री का जो वेतन है उसकी 1,63,418 पाउंड है और मंत्रियों का जो वेतन है वो 1,17,979 ये होता है। मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं तो ये इनके वेतन में भी अंतर होता है। पद में होते हैं वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में समकक्षों में प्रथम होते हैं उनकी, लेकिन जिस राजनीतिक दल का व्यक्ति जो प्रधान होता है उसके द्वारा लिए गए निर्णय वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के ताकतवर व्यक्ति होते हैं और वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, सैद्धांतिक रूप से सम्राट प्रधान होते हैं। तो ये एक प्रकार से मंत्रिमंडल के गठन की बात है। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का गठन है वो सम्राट के माध्यम से औपचारिक रूप से किया जाता है। मंत्रिमंडल का गठन या मंत्रिपरिषद का गठन है वो प्रधानमंत्री के परामर्श के माध्यम से और सम्राट के द्वारा किया जाता है। लेकिन परामर्श किससे? जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो ही नियुक्ति प्रदान करते हैं। थैंक यू।